दोस्तों, इंसान एक ऐसी लालची मखलूक है जो अपनी जिंदगी में बड़े बड़े मंसूबे बनाता है, लेकिन अपने सारे मंसूबों में कभी अपनी मौत को शामिल नहीं करता। दोस्तों, आज की कहानी कुछ इसी तरह की है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी दौर में एक बादशाह रहा करता था। एक दिन बादशाह का दरबार लगा हुआ था। बादशाह का मूड बड़ा अच्छा था। वो अपने वजीर की तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर पूछने लगा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर शर्माने लगा। उसने मुंह नीचे कर लिया तो बादशाह ने कहका लगाया और बोला, घबराओ मत, बस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। दोस्तों, वजीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, आप दुनिया की खूबसूरत सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी इस सल्तनत को देखता हूँ तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है, अगर इस सल्तनत का 10वां हिस्सा भी मेरे पास होता तो मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन आदमी होता। वजीर ये कहकर खामोश हो गया तो बादशाह ने फिर से कहका लगाया और बोला, अगर मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं? तो वजीर ने घबरा कर बादशाह की तरफ देखा और आजिज़ी से कहने लगा, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुश नसीब कैसे हो सकता हूँ? दोस्तों, बादशाह ने फौरन अहकामात लिखने का हुक्म दे दिया। बादशाह ने हुक्म के जरिए अपनी आधी सल्तनत इस नौजवान वजीर के हवाले करने का शाही फरमान जारी कर दिया और दूसरा हुक्म बादशाह ने ये दिया कि वजीर का सर कलम कर दिया जाए। वजीर दोनों अहकामात पर हैरान रह गया तो बादशाह ने उन अहकामात पर मोहर लगा दी और वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। तुमने इस 30 दिनों में 3 सवालों के जवाब तलाश करने हैं। अगर तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मनसूख कर दिया जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम इन सवालों के जवाब ढूंढने में नाकाम हो गए तो मेरा पहला हुक्म खारिज हो जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारी गर्दन उतार दी जाएगी। दोस्तों, वजीर ये हुक्म सुनकर बड़ा परेशान हो गया। बादशाह ने उसके बाद फरमाया, मेरे 3 सवालात लिख लो। वजीर ने सवालात लिखना शुरू कर दिए। बादशाह ने कहा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? और फिर बादशाह कहने लगा कि तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? दोस्तों, बादशाह ने उसके बाद नकारे पर चोट लगाई और बुलंद आवाज में कहने लगा, तुम्हारा वक्त शुरू होता है। अब वजीर ने दोनों परवाने उठाए और शाही दरबार से दौड़ लगा दी। उसने मुल्क इराक के दानिश्वर और ज़हीन लोगों को जमा किया और ये सवालात उनके सामने रख दिए। मुल्क के ज़हीन लोग सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वो वजीर के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। वजीर ने दूसरे दिन और बड़े दानिश्वर बुलाए, लेकिन नतीजा वही निकला। आने वाले दिनों में वो लोग बढ़ाता रहा, मगर उसे कोई सही जवाब नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि वो मायूस होकर शाही दरबार से बाहर निकल आया और वो सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, मगर उसे कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल सका। वो मारा मारा फिरता रहा, शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया था, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई थी। उसके जूते भी फट चुके थे और उसके पाँव में छाले पड़े हुए थे। यहाँ तक कि शरत का आखिरी दिन भी आ गया। उसने दरबार में पेश होना था। दोस्तों, उस नौजवान वजीर को यकीन था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कल उसकी गर्दन जरूर कट जाएगी और जिस्म शहर के मरकजी पुल पर लटका दिया जाएगा और वो इबरत का निशान बन जाएगा। वो वजीर मायूसी के आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर उसे एक फकीर की झोंपड़ी नजर आई। वो गिरता पड़ता उस झोंपड़ी तक पहुंचा। दोस्तों, वो फकीर सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा था, साथ ही दूध का प्याला पड़ा था। फकीर का कुत्ता शड़प शड़प की आवाजों के साथ दूध पी रहा था। फकीर ने वजीर की यह हालत देखी तो कहका लगाया और बोला, जनाब, आप सही जगह पर पहुँचे हैं। आपके 3 सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वजीर ने हैरान होते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, आपको कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? तो फकीर ने सूखी रोटी के टुकड़े नीचे छाबे में रखे और मुस्कुराते हुए अपना बोरिया बिस्तर उठाया
और वजीर से कहने लगा, ये देखिए जनाब, आपको बात अभी समझ आ जाएगी। वजीर ने झुककर देखा तो बिस्तर के नीचे शाही लिबास पड़ा हुआ था। ये वो लिबास था अपने करीब तरीन वुज़रा को देता था। फकीर ने कहा, जनाबे आली, मैं भी उसकी सल्तनत का वजीर हुआ करता था। मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा आप खुद देख लीजिए। फकीर ने उसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबोकर खाने लगा। वजीर ने दुखी दिल के साथ पूछा, क्या आप भी जवाब नहीं तलाश कर सके थे? तो फकीर ने एक कहका लगाया और जवाब दिया, मेरा मामला आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने बादशाह को जवाब बताए और आधी सल्तनत का परवाना लिया। बादशाह को सलाम किया और मैं इस झोंपड़ी में आकर बैठ गया। मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमन जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर की हैरत और बढ़ गई। वजीर फरियादी बनकर उस फकीर से पूछने लगा, क्या आप मुझे मेरे सवालों के जवाब दे सकते हैं? तो फकीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया, मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे के जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करना पड़ेगी। दोस्तों, वजीर के पास शर्त मानने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने फौरन हाँ में गर्दन हिला दी। फकीर बोला, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। वो फिर बोला, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। हम में से हर आदमी जिंदगी को दायमी समझकर इसके धोखे में आ जाता है। दोस्तों, फकीर के दोनों जवाब नाकाबिले तरदीद थे। वजीर बड़ा खुश हुआ। उसने अब तीसरे जवाब के लिए फकीर से शर्त पूछी तो फकीर ने कहका लगाया और कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया और वजीर के हाथ में दे दिया और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब उस वक्त दूंगा जब आप ये दूध पी लेंगे। दोस्तों, ये सुनकर वजीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने नफरत से प्याला जमीन पर रख दिया और वो किसी कीमत पर कुत्ते का जूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फकीर ने कंधे उचकाए और कहा, तुम्हारे पास अब 2 ही रास्ते हैं। तुम इनकार कर दो और शाही जलाल तुम्हारा सर उतार दे, या फिर तुम ये दूध पी लो और तुम्हारी जान बच जाएगी और तुम आधी सल्तनत के मालिक भी बन जाओगे। बहरहाल फैसला तुमने करना है। दोस्तों, वजीर बड़ी मुश्किल में फंस गया था। एक तरफ जिंदगी और आधी सल्तनत थी तो दूसरी तरफ कुत्ते का जूठा दूध था। वो बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने वजीर से कहा कि मैं दूध पीने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, वजीर ने वो प्याला उठाया और एक ही सांस में वो सारा दूध पी गया। फकीर फिर हंसने लगा और बोला, मेरे बच्चे, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी गरज होती है। ये से कुत्ते का जूठा दूध पीने तक मजबूर कर देती है। ये वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़कर इस झोंपड़ी में बैठने पर मजबूर कर दिया था। मैं जान गया था कि मैं जूं जूं जिंदगी के धोखे में आऊंगा, मैं मौत को फरामोश करता जाऊंगा। मैं जितना मौत को फरामोश करूंगा, मैं उतना ही खुदगर्ज बन जाऊंगा। मुझे रोज इस खुदगर्जी से बचने के लिए ये जूठा दूध पीना पड़ता है। लिहाजा मेरा मशवरा यही है कि जिंदगी की इन तीनों हकीकतों को अच्छी तरह जान लो। तुम्हारी जिंदगी बड़ी आराम से गुजर जाएगी। दोस्तों, वजीर शर्मिंदा होकर फकीर की झोंपड़ी से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वो जूं महल के करीब पहुंच रहा था, उसके एहसास शर्मिंदगी में और भी इजाफा हो रहा था। उसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इसी एहसास के तहत महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसके सीने में एकदम से बड़ी तकलीफ उठी। वो घोड़े से गिर पड़ा और उसकी रूह परवास कर गई। प्यारे दोस्तों, हमें भी सोचना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। हम जिंदगी के धोखे में आकर अपनी मौत को भूल रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने असली मकसद में कामयाब फरमाए और हमारी मग़फ़रत फरमाए। दोस्तों, सदियों पहले की बात है कि एक गांव में एक गरीब मछेरा गुल्लू रहता था, जिसके वालिदैन उसके बचपन ही में इंतकाल कर गए थे और उसका कोई भी करीबी रिश्तेदार नहीं था। इसलिए गुल्लू पर बचपन ही से जिंदगी की सख्तियों का बोझ पड़ गया था। वो अभी छोटा ही था जब वो दूसरे मछेरों के साथ दरिया से मछलियां पकड़ने जाता था और उन्हें शहर में लाकर फरोख्त करता था। दोस्तों, चूंकि गुल्लू का जाल बहुत छोटा था, इसलिए कभी भी कोई बड़ी मछली उसके जाल में नहीं आती थी और वो छोटी छोटी मछलियां पकड़कर ही
बमुश्किल अपने लिए रोजी का इंतजाम करता था। कभी कभार वो सारा दिन इंतजार करता और उसे कोई भी मछली नहीं आती थी। उस दिन गुल्लू को भूखा ही रहना पड़ता था। दोस्तों, गुल्लू कुदरती तौर पर बहुत नेक दिल और हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि उसने अपनी मछलियाँ किसी जरूरतमंद बूढ़े मछेरे को दे दी और वो खुद भूखा ही सो गया। अब वो जवान हो चुका था, लेकिन हालात उसके वैसे के वैसे ही थे, यानी गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था। दोस्तों, अब तो हालात और भी ज्यादा सख्त हो गए थे, क्योंकि वहाँ के बादशाह ने मछलियों पर टैक्स लगा दिया था। बादशाह का एक जालिम मुलाजिम जिसका नाम आमिर था, वो मछेरों से टैक्स लेता था। चूंकि गुल्लू के पास फटा हुआ जाल था, इसलिए उसके जाल में सबसे कम मछलियां आती थीं और उनमें से ज्यादातर मछलियां आमिर टैक्स के तौर पर ले जाता था। दोस्तों, इस तरह गुल्लू की जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। बादशाह का मुलाजिम आमिर बहुत ज्यादा सख्त मिजाज और जालिम आदमी था। वो मछेरों से टैक्स लेते हुए किसी रहम का मुजाहरा नहीं करता था और बादशाह के हिस्से के अलावा वो रिश्वत के तौर पर अपने लिए भी एक खासा हिस्सा लेता था। जो मछेरा उसे रिश्वत नहीं देता था तो आमिर उसे मछलियां पकड़ने से मना कर देता, जिसकी वजह से वो मछेरा भूखा ही मर जाता। दोस्तों, एक दिन गुल्लू अपने कंधे पर जाल लिए हुए मछलियां पकड़ने के लिए अपनी झोंपड़ी से निकला ही था कि उसे सामने से आमिर घोड़े पर आता दिखाई दिया। जैसे ही आमिर गुल्लू के पास पहुंचा, उसने घोड़ा रोका तो गुल्लू ने बड़े अदब से उसे सलाम किया। वो कहने लगा कि तुम्हारा नाम गुल्लू है? तो गुल्लू ने डरते डरते जवाब दिया, जी सरकार, मेरा नाम गुल्लू है। तुमने कल कितनी मछलियां पकड़ी थी? दोस्तों, अमीर ने सख्त लहजे में पूछा तो गुल्लू ने जवाब दिया कि सरकार 15 मछलियां पकड़ी थीं। अमीर गुस्से से कहने लगा, झूठ बोलते हो गुस्ताख, हमें इत्तला मिली है कि कल तुमने 100 से ज्यादा मछलियां पकड़ी, मगर हमारे आदमी को तुमने धोखा देकर सिर्फ 10 मछलियां दी हैं, जबकि शाही हिस्से की 50 और हमारे हिस्से की 25 मछलियां मिलाकर तुमने हमें 75 मछलियां देनी थीं। दोस्तों, आमिर ने हाथ में पकड़े हुए कोड़े को लहराते हुए कहा। दोस्तों, गुल्लू ने डरते हुए कहा कि सरकार, आपको किसी ने गलत इत्तला दी है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा जाल फटा हुआ है और इसमें आज तक 20-25 से ज्यादा कभी मछलियां नहीं फंसी। लेकिन आमिर का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने जोर से कहा, तुम झूठ बोलते हो और हमें भी झूठा कहते हो। तुमने ऐसी गुस्ताखी की जुर्रत कैसे की? आमिर ने हाथ में पकड़ा हुआ कोड़ा पूरी कुव्वत से गुल्लू की कमर पर दे मारा तो गुल्लू के मुंह से चीख निकली और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसके चीखने पर आमिर को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो घोड़े से नीचे उतरा तो फिर उसने गुल्लू पर कोड़ों की बारिश कर दी। दोस्तों, गुल्लू बेचारा चीखता चिल्लाता रहा, मगर आमिर को उस पर कोई तरस नहीं आया। गुल्लू का तमाम जिस्म लहूलुहान हो गया था और वो बेहोश हो चुका था। उसे उठाकर दरिया में फेंक दो, ये गुस्ताख है और हम गुस्ताखों को जिंदा रहने का हक नहीं देते। दोस्तों, अमीर ने कड़कदार लहजे में अपने सिपाहियों से कहा तो सिपाहियों ने बेहोश गुल्लू को टांग से पकड़कर दरिया की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। उन्होंने इसके जिस्म के साथ भारी पत्थर बांधा ताकि वो हमेशा के लिए दरिया में डूबकर मर जाए। सिपाहियों ने आमिर के हुक्म की तामील करते हुए बेहोश गुल्लू को उसी के जाल में बांधकर और साथ में 2-3 बड़े पत्थर भी डाल दिए और फिर उसे उठाकर दरिया में फेंक दिया। दोस्तों, चंद लम्हे तक दरिया की सतह पर बुलबुले उबरते रहे। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। आमिर कहने लगा, चलो इसकी झोंपड़ी पर कब्जा करो
और उसका सारा सामान मेरे घर पहुंचा दो। ये सुनकर सिपाही गुल्लू की झोंपड़ी की तरफ बढ़ गए। जब गुल्लू की आंख खुली तो उसने देखा कि वो दरिया की गहराइयों में है और उसके चारों तरफ पानी ही पानी है। लेकिन अजीब तौर पर पानी उसकी आंखों या नाक में नहीं जा रहा, बल्कि वो आराम से सांस भी ले रहा था। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वो खुद एक मछली बन गया हो। उसका पूरा जिस्म जख्मों से चूर था और उसे बड़ी दर्द महसूस हो रही थी। दोस्तों, होश में आते ही गुल्लू ने खुद को जाल से आजाद करने की कोशिश की, लेकिन वो जाल में इस कदर फंस चुका था कि अपने हाथ पांव भी हिला नहीं सकता था। उसने अपने दांतों से जाल की रस्सियां काटने की बड़ी कोशिशें की, मगर जाल बहुत मजबूत था। बहुत देर कोशिश करने के बावजूद जब वो जाल से आजाद नहीं हो सका तो थक कर चुपचाप बैठ गया। उसे समझ आ गया कि उसकी मौत यहीं पानी में आएगी। दोस्तों, चंद लम्हे खामोशी से गुजरे थे कि फिर उसने देखा कि एक छोटी सी मछली उसकी तरफ आ रही है। वो मछली उसके पास आकर रुक गई तो गुल्लू ने देखा कि मछली की छोटी छोटी आंखों में बड़ी हैरत थी। गुल्लू भी उसे हैरत से तके जा रहा था, क्योंकि मछली बहुत खूबसूरत थी और सफेद रंग की थी। अभी वो मछली को देख ही रहा था कि उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम और कहां से आए हो? दोस्तों, गुल्लू ये आवाज सुनकर हैरत से इधर उधर देखने लगा, मगर उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये आवाज कहां से आ रही है। मैं पूछ रही हूँ, तुम कौन हो और कहां से आए हो? दोस्तों, दोबारा वही आवाज सुनाई दी। इस बार गुल्लू ने देखा कि आवाज इस छोटी मछली के मुंह से निकल रही थी। वो मछली की बात सुनकर हैरानों परेशान रह गया। सफेद मछली, क्या ये तुम बोल रही हो? दोस्तों, गुल्लू ने हैरानी भरे लहजे में पूछा। हाँ, मैं ही पूछ रही हूँ, मेरी बात का जवाब दो, मछली ने दोबारा कहा। और गुल्लू एक बार फिर हैरान रह गया कि वो ना सिर्फ मछली की जुबान समझ रहा है, बल्कि मछली भी उसकी बात को समझ रही है। दोस्तों, दिल ही दिल में गुल्लू बड़ा खुश हुआ कि अब वो मछली से कहकर इस जाल से आजादी हासिल कर लेगा। मैं गुल्लू मछेरा हूँ, मुझे बादशाह के मुलाजिम आमिर ने मारने के लिए बांधकर दरिया में फेंक दिया था। तो तुम मछेरे हो जो मछलियों के दुश्मन होते हो और उन्हें पकड़कर खा जाते हो। दोस्तों, मछली ने गुस्से के लहजे में ये कहा। गुल्लू ये सुनकर डर गया, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि मछलियाँ मछेरों को अपना दुश्मन समझती हैं। हाँ नन्ही मछली, मैं वाकई मछेरा हूँ, मगर आज से पहले मुझे ये एहसास नहीं था कि मछेरा होना बुरी बात है। दोस्तों, गुल्लू ने शर्मिंदा लहजे में कहा, हाँ तुम मछलियों के दुश्मन हो, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी, बल्कि कोशिश करूंगी कि तुम जल्दी मर जाओ, ताकि मछलियों को कम से कम एक दुश्मन से तो निजात मिल जाए। अच्छी मछली, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि रोजी कमाने के लिए और पेट भरने के लिए मछलियाँ पकड़नी पड़ती हैं। तुम खुद सोचो, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को नहीं खाती क्या? हाँ, खा तो जाती हैं, मछली ने कुछ सोचते हुए कहा। और तुम भी पेट भरने के लिए नन्हे मुन्ने कीड़ों को नहीं खाती क्या? दोस्तों, गुल्लू ने एक बार फिर कहा तो वो मछली कहने लगी, खाती तो हूँ, तो फिर क्या तुम उन कीड़ों की दुश्मन हो गई? नहीं, दुश्मन नहीं हूँ मैं तो सिर्फ पेट भरने के लिए ऐसा करती हूँ। दोस्तों, गुल्लू कहने लगा, तो यही हाल हमारा है, हम भी पेट भरने के लिए मछलियाँ पकड़ते हैं, हम मछलियों के दुश्मन नहीं हैं, ये तो कुदरत का निजाम है। मगर इसके बावजूद मैं आज से तुम्हारे साथ वादा करता हूँ कि अगर आइंदा मेरी जिंदगी रही तो मैं कभी मछलियाँ नहीं पकड़ूंगा, बल्कि उनसे दोस्ती कर लूंगा। मछली ने खुश होते हुए कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है और फिर तुमने वादा भी किया है,
इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मुझे इस जाल से आजाद करा दो तो मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। तो मछली कहने लगी, इसके लिए मुझे सितारा मछली को बुलाना पड़ेगा, मगर पहले मुझे दरिया की शहजादी से इजाजत लेना पड़ेगी, क्योंकि वो इस दरिया की शहजादी है और उसके हुक्म के बगैर मैं या सितारा मछली तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। दोस्तों, गुल्लू इसरार करने लगा कि तुम जरूर मेरी मदद करो। दरिया की शहजादी को मेरा सलाम कहना और उसे कहना कि मैं इस वक्त मजबूर, मजलूम और जख्मी हूँ। वो जरूर मेरी मदद पर आमादा हो जाएगी। तो मछली ने वादा किया कि ठीक है, मैं तुम्हारा सलाम दरिया की शहजादी तक पहुंचा दूंगी और उसे तुम्हारी मदद की दरख्वास्त भी करूंगी, क्योंकि तुम मुझे एक नेक आदमी मालूम होते हो। दोस्तों, उसके बाद मछली तेजी से वापस तैरने लगी, जबकि गुल्लू खामोशी से उसकी वापसी का इंतजार करने लगा। उसे डर था कि कहीं दरिया की शहजादी उसे दुश्मन न समझ ले। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद काफी मछलियां वहां पर आईं। उनमें से एक सफेद मछली भी थी और एक सितारा मछली, जिसने जाल को काटना शुरू कर दिया। तो सफेद मछली ने ऐलान किया कि दरिया की शहजादी ने तुम्हारी रिहाई का हुक्म दे दिया है और साथ ही तुम्हें उनके सामने हाजिर करने का हुक्म भी दिया है। चुनाचे सितारा मछली तुम्हें जाल से रिहा कराएगी और फिर हम तमाम मछलियां तुम्हें दरिया की शहजादी के पास ले जाएंगी। दोस्तों, गुल्लू ने कहा कि मैं दरिया की शहजादी की खिदमत में जरूर हाजिर होऊंगा, क्योंकि उसने मुझे रहाई का हुक्म देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जब सितारा मछली ने जाल को काट दिया तो गुल्लू तेजी से जाल से बाहर निकल आया। अब वो मुकम्मल तौर पर आजाद था। उसने अपने हाथ पैर फैलाए और देखा कि वो आसानी से पानी में तैर सकता है। सफेद मछली ने कहा कि अब चलो हमारे साथ। गुल्लू उनके साथ चल दिया। वो सब तेजी से दरिया के अंदर एक खूबसूरत महल की तरफ बढ़ गए। महल के दरवाजे पर पहुंचकर गुल्लू को महल के अंदर दाखिल होने का इशारा किया गया। तो गुल्लू महल में दाखिल हुआ तो वहां दरिया की शहजादी अपने तख्त पर बैठी हुई थी, जिसका आधा जिस्म तो मछली की जैसा था और जबकि आधा जिस्म खूबसूरत इंसान जैसा था। दोस्तों, सफेद मछली ने शहजादी को सलाम करते हुए कहा, शहजादी साहिबा, आदमजाद मछेरा गुल्लू महल के बाहर मौजूद है और हाजिरी की इजाजत चाहता है। तो शहजादी ने हुक्म दिया कि हाँ, उसे हाजिर करो। दोस्तों, गुल्लू शहजादी के तख्त के पास आ गया तो गुल्लू ने बड़ी हैरत से शहजादी को देखा और फिर बड़े मुदबाना अंदाज में शहजादी साहिबा को सलाम किया। तो शहजादी ने उसका जायजा लेते हुए पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? गुल्लू कहने लगा कि शहजादी साहिबा, मेरा नाम गुल्लू है। मैं एक गरीब मछेरा हूँ। बादशाह के जालिम मुलाजम आमिर ने मुझे बेगुनाह होने के बावजूद कोड़ों से मारा और मुझे जाल में बांधकर दरिया में फेंक दिया, जहां से आपके हुक्म और मेहरबानी से मुझे रिहाई नसीब हुई है। तो शहजादी पूछने लगी, आखिर तुम्हारा कसूर क्या था जिस पर तुम्हें इस कदर मारा गया? तो गुल्लू कहने लगा कि शहजादी, मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं सिर्फ गरीब था और मैं भारी रिश्वत नहीं दे सकता था। तो शहजादी कहने लगी, मगर तुम मछेरे हो और मछेरे हम मछलियों के दुश्मन होते हैं, फिर हम अपने दुश्मन की मदद आखिर क्यों करेंगे? तो गुल्लू कहने लगा कि शहजादी साहिबा, पेट पालने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, मगर उसके बावजूद मैंने वादा किया है कि मैं आइंदा मछेरे का काम नहीं करूंगा और मछलियों का दोस्त बनकर जिंदगी गुजारूंगा। दोस्तों, मछलियों की शहजादी कहने लगी कि तुम हमें नेक आदमी नजर आते हो और फिर तुम पर जुल्म भी हुआ है, इसलिए हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। गुल्लू ने शुक्रगुजार लहजे में कहा कि बहुत बहुत मेहरबानी
शहजादी साहिबा, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शहजादी ने कहा, तुम गरीब हो, हम तुम्हें अमीर बना देते हैं। उसने एक मछली को हुक्म दिया कि गुल्लू को 10 कीमती मोती दिए जाएं। मछली तेजी से एक कमरे में घुस गई और फिर बाहर निकल आई तो उसके मुंह में एक सफेद रंग का खूबसूरत मोती था। गुल्लू ने तेजी से मोती पकड़ लिया। इस तरह मछली ने 10 मोती एक एक करके गुल्लू को दे दिए। दोस्तों, शहजादी नसीहत करते हुए कहने लगी कि ये तुम्हारी दुनिया के लिए बहुत कीमती मोती हैं। इन्हें बेचकर खूब दौलत कमाओ और ऐश से अपनी जिंदगी गुजारो, मगर याद रखना कभी किसी पर जुल्म न करना और गरीबों की खिदमत करने की पूरी कोशिश करना। दोस्तों, गुल्लू ने खुशी के मारे शहजादी को सलाम किया और कहा, बहुत बहुत मेहरबानी शहजादी साहिबा, आप वाकई बहुत रहमदिल और अच्छी हैं। मैं तमाम जिंदगी आपके ये एहसानात कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों, फिर शहजादी ने सफेद मछली को हुक्म दिया कि वो गुल्लू को उसके घर के करीब दरिया की सतह पर पहुंचा दे। सफेद मछली ने सर हिलाया और गुल्लू को अपने पीछे आने का हुक्म दिया तो गुल्लू ने शहजादी को सलाम किया और मछली के पीछे पीछे चल पड़ा। दोस्तों, महल से बाहर निकलकर वो दरिया में तैरता रहा और थोड़ी देर के बाद सफेद मछली ने ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया तो गुल्लू भी उसके पीछे तैरता हुआ पानी की सतह पर पहुंच गया। बस अब तुम बाहर चले जाओ और यहाँ से करीब ही तुम्हारी झोंपड़ी है। गुल्लू ने सफेद मछली का शुक्रिया अदा किया और सलाम करके सतह की तरफ चला गया। दोस्तों, जब गुल्लू ने सर पानी से बाहर निकाला तो वाकई वो अपनी झोंपड़ी के करीब मौजूद था। वो जल्दी से ऊपर आया और फिर अपनी झोंपड़ी में चला गया। गुल्लू बहुत खुश था। उसके पास 10 कीमती मोती थे। उसने सोचा कि वो अपनी झोंपड़ी में जाकर लिबास पहन लेगा और फिर शहर जाकर उन मोतियों को अच्छे दाम में फरोख्त कर डालेगा और झोंपड़ी की जगह वो अपने लिए एक नया महल तामीर करवाएगा। दोस्तों, अभी गुल्लू ये बातें सोच ही रहा था कि उसी दौरान बादशाह का जालिम मुलाजिम आमिर वहां आन पहुंचा और कहने लगा कि नाफरमान, तुम अभी तक जिंदा हो। और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि गुल्लू को बांधकर दोबारा दरिया में डाल दिया जाए और वहां शाम तक पहरा दिया जाए ताकि कोई भी इसे बचा न सके। फिर देखते हैं कि ये कैसे जिंदा बचता है। दोस्तों, मुलाजिम का हुक्म मिलते ही सिपाही उस पर टूट पड़े। उन्होंने गुल्लू को रस्सियों से बांधना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने भी गुल्लू की कोई बात नहीं सुनी। उसे मुकम्मल तौर पर रस्सियों से बांध दिया गया। जब वो लोग गुल्लू को उठाने लगे तो उसकी जेब से मोती गिर पड़े। मोतियों को देखकर वो सब लोग हैरान रह गए। दोस्तों, जब आमिर ने ये मोती देखे तो वो फौरन घोड़े से नीचे उतर आया और जमीन पर पड़े मोतियों को उठा लिया और कहने लगा कि ये मोती तो बहुत कीमती हैं। और उसने अपने सिपाहियों से कहा कि गुल्लू की तलाशी लें, मगर उन्हें उन मोतियों के अलावा और कोई मोती नहीं मिला। दोस्तों, आमिर गुस्से से पूछने लगा कि गुल्लू, ये मोती तुमने कहां से हासिल किए हैं? गुल्लू ने आंसू बहाते हुए जवाब दिया कि ये मोती मुझे दरिया की शहजादी ने दिए हैं। दोस्तों, ये सुनकर आमिर कहने लगा कि मुझे लग रहा है कि तुम सच बोल रहे हो। तो गुल्लू आगे से कहने लगा कि बराहे करम मुझ पर रहम करें और मेरी जान बख्श दें। तो आमिर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्शने के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें फिर से दरिया की शहजादी के पास जाना होगा और मेरे लिए मजीद मोती लाने होंगे। और ये कहते ही उन लोगों ने गुल्लू को फिर से दरिया में फेंक दिया। दोस्तों, जब गुल्लू को होश आया तो उसने खुद को फिर से दरिया की गहराई में पाया और सोचा कि
کہ کاش کوئی مچھلی آئے اور وہ شہزادی کو میری حالت زار بتائے۔ تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک مچھلی وہاں آئی تو گلو نے اسے اپنی ساری داستان سنائی کہ کس طرح ظالموں نے اسے پھر سے باندھ کر دریا میں پھینک دیا اور اس کے قیمتی موتی بھی چھین لیے ہیں۔ دوستو وہ مچھلی کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں ابھی تمہارا پیغام دریا کی شہزادی تک پہنچاتی ہوں، اور وہ تیزی سے پانی میں غائب ہو گئی۔ گلو وہیں پر انتظار کرتا رہا تو کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ مچھلی ستارہ مچھلی کے ساتھ واپس آ رہی ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ ستارہ مچھلی نے فوراً اپنے تیز دانتوں سے گلو کے جال کو کاٹ دیا۔ اس طرح گلو پھر سے آزاد ہو گیا۔ دوستو مچھلی کہنے لگی کہ شہزادی صاحبہ تمہیں بلا رہی ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ دوستو گلو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور وہ سب لوگ شہزادی کے محل میں پہنچے۔ گلو محل میں داخل ہوا تو سامنے تخت پر بیٹھی شہزادی کو گلو نے سلام کیا تو وہ شہزادی کہنے لگی، تم پھر آ گئے ہو۔ دوستو گلو نے اپنے ساتھ ہوئی ساری داستان سنا دی تو شہزادی غصے میں کہنے لگی، یہ بادشاہ کا ملازم واقعی بہت ظالم اور لالچی آدمی ہے، اسے ضرور سزا دینی ہوگی۔ پھر شہزادی نے کہا کہ وہ ملازم کو سزا دینے کے لیے کوئی ترکیب لڑائیں گی، اور وہ گلو کو اطمینان دلانے لگیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو شہزادی نے ایک مچھلی کو اسے کنارے پر لے جا کر چھوڑنے کا حکم دیا تو گلو اس مچھلی کے ساتھ دوبارہ کنارے پر پہنچا تو اس نے بادشاہ کے ملازم کو اپنے انتظار میں کھڑے دیکھا تو وہ پوچھنے لگا کہ موتی لائے ہو؟ تو گلو کہنے لگا، ہاں جناب، اور پھر اس نے 10 سفید اور ایک سیاہ موتی انہیں پیش کر دیا اور شہزادی کا پیغام بھی دیا کہ وہ ہر مہینے گلو کو بھیج کر 10 موتی منگوا لیا کرے۔ دوستو عامر یہ موتی لے کر بڑا خوش ہوا، اس کا چہرہ خوشی سے لال ہو گیا تھا اور وہ کہنے لگا کہ گلو تم بہت اچھے ہو، تم بہت اچھے ہو، میں نے تمہاری ساری سزا معاف کر دی ہے، اب تم میرے ساتھ میرے محل میں رہو گے اور ہر مہینے میں تمہیں شہزادی کے پاس بھیج کر موتی منگوا لیا کروں گا، اور اس طرح میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا۔ دوستو گلو بیچارہ بلا آخر جواب دیتا تو کیا دیتا، وہ خاموش رہا۔ تو عامر نے اسے اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھایا اور وہ اسے اپنے محل میں لے آیا، اور رستے میں عامر سوچنے لگا کہ اگر وہ سیاہ رنگ کا موتی بادشاہ کو تحفے کے طور پر دے دے تو بادشاہ بہت خوش ہوگا، اور نہ صرف اسے انعامات دے گا بلکہ اس طرح وہ باقی موتی آزادی سے بازار میں بیچ سکے گا اور بادشاہ کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ گلو کو اپنے محل میں چھوڑ کر گھوڑا دوڑاتا ہوا سیدھا شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ بادشاہ کو اس کے آنے کی اطلاع ملی تو بادشاہ نے اسے اپنے ایک کمرے میں بلا لیا اور پوچھنے لگا کہ عامر کیسے آنا ہوا؟ تو عامر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے ایک قیمتی تحفہ لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ خوش ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ کون سا تحفہ ہے، آخر ہمیں بھی تو دکھاؤ۔ دوستو اس کے ساتھ عامر نے جیب سے سیاہ رنگ کا موتی نکال کر بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے جب موتی دیکھا تو وہ بری طرح چونک پڑا۔ اس نے موتی عامر کے ہاتھ سے لے کر اسے غور سے دیکھنا شروع کیا تو پھر اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھر آئی۔ بادشاہ غصے سے کہنے لگا کہ عامر تم نے یہ موتی کہاں سے لیا ہے؟ تو عامر کہنے لگا، حضور مجھے یہ دریا کے کنارے پر ملا تھا، کیونکہ یہ موتی بہت قیمتی تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ دوستو بادشاہ کہنے لگا، تم ہمارے سامنے جھوٹ بول رہے ہو، یہ موتی آج سے 1 مہینہ پہلے ہمارے شاہی خزانے سے چوری ہو گیا تھا اور تلاش کے باوجود ہمیں نہیں ملا تھا۔
बताओ तुमने इसे कैसे चोरी किया। बादशाह ने कड़कते हुए लहजे में कहा। तो आमिर के तो होश ही उड़ गए। उसने बादशाह के खौफ की वजह से सब कुछ सच सच बता दिया। अलबत्ता उसने अपने जुल्म के मुतल्लिक कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा चूंकि गुल्लू मछेरा बादशाह का हिस्सा नहीं देता था तो इसलिए मैंने उसे दरिया में फेंकवा दिया था। और उसने जेब से काफी सारे सफेद मोती निकालकर सबूत के तौर पर बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने अपने 2 सिपाहियों को ये हुक्म दिया कि आमिर के महल से गुल्लू मछेरे को पकड़कर हमारे सामने पेश किया जाए। ये हुक्म पाते ही वो सिपाही गुल्लू को पकड़ने के लिए आमिर के महल की तरफ चल पड़े। दोस्तों, बादशाह गुस्सैले लहजे में कहने लगा कि आमिर, देखो तुमने हमसे धोखा करने की कोशिश की है। एक मोती हमें देकर बाकी के सारे मोती तुम अकेले ही हजम करना चाहते थे। तुम्हारा ये जुर्म नाकाबिले मुआफी है। तो आलम, दोस्तों, ये सुनकर आमिर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और कहने लगा कि हजूर, मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। दोस्तों, क्योंकि उसे इल्म था कि बादशाह बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो धोखेबाज लोगों को पसंद नहीं करता, तो बादशाह कहने लगा कि गुल्लू मछेरा आ जाए तो हम उससे पूछ लेंगे और फिर उसके बाद ही तुम्हारे मुतल्लिक हम कोई फैसला करेंगे। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद सिपाही गुल्लू मछेरे को लेकर बादशाह के सामने पहुंच गए। गुल्लू मछेरा खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। गुल्लू मछेरे, क्या ये मोती तुमने आमिर को ला कर दिए थे? बादशाह ने कड़कदार लहजे में कहा। तो गुल्लू बेचारा हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, जी हाँ बादशाह सलामत, मैंने ही ये मोती दरिया की शहजादी से ला कर दिए थे। तो बादशाह ने कहा, हमें पूरी बात बताओ, ये स्याह मोती हमारे खजाने से चोरी हुआ है। बादशाह ने कहा, याद रखना, अगर तुमने जरा सा भी झूठ बोला तो चोरी के इल्जाम में तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। दोस्तों, उसके बाद गुल्लू ने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम वाकया बादशाह को सुना दिया। तो बादशाह कहने लगा कि हमें तुम्हारी कहानी पर यकीन है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा और अंदाज कह रहा है कि तुम सच बोल रहे हो। दोस्तों, बादशाह गुस्से में कहने लगा, इसका मतलब है कि हमारा ये मुलाजिम लालची और रिश्वतखोर है। गुल्लू ने जवाब दिया, जी हाँ हजूर, ये तमाम मछेरों पर बहुत जुल्म करता है और ये भारी रिश्वत भी वसूल करता है। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि दूसरे मछेरों को भी बुलाया जाए ताकि इसकी बात का मुकम्मल सबूत मिल सके। दोस्तों, बादशाह के हुक्म पर बहुत सारे मछेरों को लाया गया, क्योंकि तमाम मछेरे इस मुलाजिम के जुल्म से तंग आ चुके थे। तो उन्होंने सब वाकया सच सच बता दिया। अब तुम क्या कहते हो? हमने तुम्हें वहां इसलिए तो नहीं लगाया था कि तुम इन गरीब मछेरों पर जुल्म करो। बादशाह ने बड़े गुस्से से आमिर को पुकार कर कहा। तो आमिर गिड़गिड़ाकर बादशाह से कहने लगा कि मैं माफी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई है। बादशाह बोला, नहीं, मैं इंसाफ करूंगा, तुम्हें रिश्वत और जुल्म की जरूर सजा मिलेगी। फिर बादशाह ने एक ताली बजाई तो फौरन ही एक सिपाही अंदर आया। बादशाह ने हुक्म दिया कि जिल्लाद को हाजिर किया जाए। दोस्तों, चंद ही लम्हों में जिल्लाद हाथ में तलवार लिए अंदर आ गया। बादशाह कहने लगा कि इस जालिम और रिश्वतखोर का सर कलम कर दिया जाए। दोस्तों, आमिर बड़ा रोया, बड़ा पीटा, गिड़गिड़ाकर माफिया मांगी, मगर बादशाह ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और बादशाह के इशारे पर जिल्लाद ने तलवार के एक ही वार से आमिर का सर तन से जुदा कर दिया। तो बादशाह कहने लगा, जो हमारी राया पर जुल्म करेगा और रिश्वतखोरी करेगा उसका यही हशर होगा। दोस्तों, फिर उसके बाद बादशाह ने गुल्लू को
اس کی سچائی پر شاباش دی اور اسے عامر کا محل اور عہدہ بھی دے دیا۔ گلو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہا کہ حضور، میں نے دریا کی شہزادی سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں مچھلیاں نہیں پکڑوں گا بلکہ مچھلیوں سے دوستی کروں گا، اس لیے مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے۔ اگر میں اس عہدے پر رہا تو وعدہ خلافی ہوگی اور مجھے مچھلیوں کا ٹیکس لینا پڑے گا اور اس کے لیے مچھیروں کو مچھلیاں پکڑنی پڑیں گی۔ دوستو، بادشاہ یہ سن کر بڑا خوش ہوا۔ اس نے مچھلیوں پر ٹیکس بھی معاف کر دیا۔ اس نے وہ موتی گلو کو دے دیے تاکہ وہ انہیں فروخت کر کے عیش و آرام کی زندگی گزار سکے۔ دوستو، گلو بڑا خوش ہوا اور موتیوں کے ساتھ دوسرے انعام و کرام لے کر محل سے باہر آ گیا۔ اس نے فوراً جواہریوں کے پاس جا کر وہ موتی فروخت کیے اور ان موتیوں کے بدلے میں اسے اتنی دولت ملی کہ اس کے محل کے سارے کمرے سونے کے سکوں سے بھر گئے۔ گلو نے بستی میں جا کر تمام مچھیروں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ میرے بھائیوں، آج سے تم سب مچھلیاں پکڑنے کا کام چھوڑ دو تاکہ میں دریا کی شہزادی سے کہہ سکوں کہ آئندہ اس دریا کی کوئی بھی مچھلی نہیں پکڑی جائے گی۔ دوستو، یہ سن کر تمام مچھیرے گلو سے کہنے لگے، اگر ہم مچھلیاں نہیں پکڑیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو گلو نے ان سب کو بے شمار سونے کے سکے دیے اور انہیں کہا کہ ان سکوں کو بیچ کر وہ تجارت کا کام کریں اور عیش و آرام کی زندگی گزاریں۔ دوستو، مچھیروں کو جب اتنی دولت مل گئی تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے مچھلیاں پکڑنا مکمل طور پر بند کر دیا۔ گلو اپنا وعدہ پورا کر کے بڑا خوش تھا۔ پھر ایک دن وہ دریا کی شہزادی کو حال سنانے کے لیے دریا میں اترا۔ پھر تیرتا ہوا وہ شہزادی کے محل میں پہنچ گیا۔ اس نے شہزادی کو تمام واقعہ سنایا۔ شہزادی اس کی بات سن کر بڑی خوش ہوئی۔ اس نے اور بھی زیادہ موتی گلو کو دیے، مگر شہزادی صاحبہ، آپ کو کیسے علم تھا کہ اس ظالم کو سزا ملے گی؟ ہو سکتا تھا کہ وہ سیاہ موتی بادشاہ کے پاس نہ لے کر جاتا۔ دوستو، شہزادی کہنے لگی کہ یہ موتی شاہی محل کے نیچے ایک مچھلی کو دیا تھا، اس نے ہمیں لا کر دے دیا تھا۔ ہم موتی دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ یہ شاہی محل کا موتی ہے، اس لیے ہم نے وہ موتی تمہیں دیا تھا کہ وہ ظالم آدمی کو دے دو، اور ہمیں یقین تھا کہ وہ موتی بادشاہ کے پاس کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے گا اور بادشاہ اسے ضرور سزا دے گا۔ اب یہ اس کی قسمت ہے کہ وہ سیدھا موتی لے کر بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ دوستو، گلو نے دریا کی شہزادی کا شکریہ ادا کیا اور وہ واپس اپنی دنیا میں آ گیا۔ اس نے موتی بیچ کر اور دولت حاصل کی اور وہ دوسرے غریبوں میں بانٹ دی۔ اس طرح بہت سے غریبوں کو غربت سے نجات مل گئی اور وہ اسے دعائیں دینے لگے۔ دوستو، گلو اب بہت ہی امیر آدمی بن گیا تھا۔ وہ بڑے مزے سے رہتا تھا، مگر اب بھی وہ ہر وقت غریبوں کی مدد کرتا رہتا تھا اور اکثر شہزادی سے ملنے جایا کرتا تھا، اور شہزادی اسے اور موتی دیتی تھی جنہیں بیچ کر گلو عیش و آرام کی زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔